क्या बेसिक सैलरी सीधे 18,000 से 69,000 होने वाली है? बिना कोई समय बर्बाद के सीधे इस सवाल पर आते हैं कि क्या 8वें वेतन आयोग के इस बड़े उछाल के पीछे कोई ऐसा अचूक गणित है जिसे झुटलाया ही नहीं जा सकता? जय हिंद, स्वागत है आपका सरकारी साथी पर। जय हिंद। देखिए, ये जो 8वें वेतन आयोग का फाउंडेशन तैयार हुआ है ना, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये स्टाफ साइड की तरफ से एक बहुत ही ठोस कैलकुलेशन है। बिल्कुल। और मैं देख रही थी कि इस पूरी चर्चा में जो NCJCM का नाम बार बार आ रहा है, ये कोई प्राइवेट NGO या साधारण यूनियन तो है नहीं, है ना? ये एकदम सही कहा आपने। ये नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है। मतलब ये केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच का एक आधिकारिक और संवैधानिक पुल है। जब ये लोग कोई मांग रखते हैं तो वो पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारियों का आधिकारिक प्रतिनिधित्व होता है। तो जब इस मांग के पीछे इतनी बड़ी ताकत है तो सीधा उस मैजिक नंबर पर आते हैं, वो जो 3.833 का फिटमेंट फैक्टर है। मतलब एक आम इंसान जब सुनता है कि 18,000 की न्यूनतम सैलरी 69,000 हो रही है तो थोड़ा शक तो होता है कि ये नंबर आया कहाँ से। हाँ, शक होना बहुत स्वाभाविक है। देखिए, जब कोई अचानक से कहे कि मेरी सैलरी लगभग 4 गुना कर दो, तो सामने वाला तो चौंकेगा ही। वही तो, जैसे जैसे हम अपनी कंपनी में इंक्रीमेंट या सैलरी रिवीजन मांगते हैं तो सिर्फ एक रैंडम नंबर तो नहीं बोलते ना, हम पूरी परफॉर्मेंस और खर्चे का पूरा हिसाब देते हैं। बिल्कुल। तो ये 3.833 का नंबर आसमान से तो टपका नहीं होगा? बिल्कुल नहीं टपका। असल में इसके पीछे पूरा 51 पन्नों का एक बहुत ही डीप रिसर्च है। एक तरह से पूरा समुद्र मंथन किया गया है। अच्छा, तो ये कैलकुलेशन किस आधार पर की गई है? ये पूरी तरह से रिटेल मार्केट के मौजूदा दामों पर आधारित है। मतलब आज बाजार में जो आटा, दाल, चावल का असली भाव है, उसे जोड़कर ही यह तय किया गया है कि एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आज की डेट में कम से कम 69,000 रुपए चाहिए। ओहो, मतलब जब इसी 69,000 को मौजूदा 18,000 की बेसिक पे से डिवाइड करते हैं तब वो 3.833 का फिटमेंट फैक्टर निकल कर आता है। बिल्कुल। पुराने वेतन आयोग के ऊपर सिर्फ कोई मनमाना परसेंटेज नहीं जोड़ा गया है। पूरी नींव को आज की ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से दोबारा तैयार किया गया है। ये जानकारी हमारे सभी कर्मचारियों और फौजी भाइयों के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। ऐसे ही सटीक अपडेट्स के लिए सरकारी साथी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब इस पूरी कैलकुलेशन के कोर इंजन पर आते हैं। डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूला ये क्या है? डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूला दरअसल इस पूरी आर्थिक बहस का एक बायोलॉजिकल बेस है। इसे 1957 में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने अपनाया था। 1957 में? मतलब ये तो बहुत पुराना हो गया ना? पुराना है, लेकिन विशुद्ध रूप से पोषण विज्ञान पर आधारित है। ये फॉर्मूला तय करता है कि एक औसत इंसान जो दिन भर काम करता है, उसे स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 2700 कैलोरी की जरूरत होती है। 2700 कैलोरी। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि 1957 का फॉर्मूला आज के मॉडर्न वेतन आयोग में क्यों इस्तेमाल हो रहा है? दुनिया कितनी बदल गई है यार। हाँ, दुनिया बदल गई है, लेकिन इंसान के शरीर की बनावट तो नहीं बदली ना। हाँ, ये तो है। एक इंसान को आज भी उतनी कैलोरी, प्रोटीन और विटामिन चाहिए जितने 1957 में चाहिए थे। जो चीज बदली है वो है उन कैलोरीज की कीमत और सबसे बड़ी बात, उस भोजन को खाने वाले परिवार का आकार बदल गया है। और शायद यहीं से वो सबसे बड़ा ऐतिहासिक बदलाव आता है जिसे फैमिली यूनिट कहा जा रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। पुराने वेतन आयोगों में फैमिली यूनिट को हमेशा 3 माना जाता था। 3 यूनिट मतलब वो कैसे कैलकुलेट करते थे? वो गणित काफी अजीब था। पति को 1 यूनिट मान लिया, पत्नी को 1 यूनिट और 2 बच्चों को आधा यूनिट मानकर टोटल 3 यूनिट बना देते थे। अरे बाप रे। और दशकों तक हमारी सैलरी स्ट्रक्चर इसी 3 यूनिट पर चल रही थी। बिल्कुल। लेकिन अब जो नई मांग है ना, उसमें इस यूनिट को 3 से बढ़ाकर सीधे 4.5 कर दिया गया है। 4.5 यूनिट? मतलब पहले सरकार सिर्फ एक छोटी हैचबैक कार के हिसाब से पेट्रोल का पैसा दे रही थी, और अब समझ गई है कि परिवार बड़ा हो गया है, माता पिता भी साथ हैं, तो अब एक SUV का खर्चा चाहिए। बहुत ही शानदार एनालॉजी दिया आपने। ये SUV वाला उदाहरण एकदम सटीक है। माता पिता को शामिल करना कोई इमोशनल बात नहीं है, ये आज की कानूनी सच्चाई है। वो कैसे? पेरेंट केयर एक्ट जैसे सख्त कानून है हमारे देश में। हर कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वो अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करें। हाँ, उनकी मेडिकल जरूरतें, खाना पीना, वो सब तो बेसिक पे से ही जाएगा ना।
बिल्कुल, जब सिस्टम खुद उम्मीद कर रहा है कि कर्मचारी माता पिता का खर्च उठाए, तो सैलरी 3 यूनिट तक कैसे सीमित रह सकती है? इसी 3 से 5 यूनिट के जंप ने उस 18,000 के आंकड़े को 69,000 की तरफ धकेल दिया है। ये तो बहुत ही लॉजिकल बात है। अगर आश्रित लोग बढ़ रहे हैं तो खर्चे का ग्राफ भी ऊपर जाएगा ही। तो अब जरा उस खर्चे की लिस्ट का ब्रेकडाउन करते हैं। ये 69,000 रुपए पाई पाई जोड़कर कैसे बने हैं? देखिए, अगर 5 लोगों के परिवार का महीने भर का राशन देखें तो लगभग 71 किलो अनाज, मतलब आटा या चावल चाहिए। 71 किलो? तो मार्केट भाव के हिसाब से कितना बनता है? मार्केट के औसत भाव से ये लगभग 4,275 रुपए बनता है। फिर प्रोटीन के लिए महीने में कम से कम 12 किलो दाल चाहिए, जो करीब 1,668 रुपए की होती है। और सब्जियां वगैरह? हाँ, 15 किलो कच्ची सब्जियां, 18 किलो हरी सब्जियां, 30 किलो फल, 30 लीटर दूध और तेल वगैरह, ये सब जोड़ा गया है। सिर्फ खाने पीने का खर्च ही 24,000 के पार चला जाता है। 24,000 सिर्फ खाने का? लेकिन इसमें एक पेच है। जो सेब दिल्ली में मिलेगा वो किसी छोटे टियर 3 शहर में तो अलग रेट पे मिलेगा ना। तो क्या किसी एक शहर को बेंचमार्क बनाया है इन्होंने? नहीं, ऐसा करने से तो महंगे शहरों वालों का नुकसान हो जाता। इसमें ऑल इंडिया एवरेज रिटेल प्राइसेस को आधार बनाया गया है। अच्छा, मतलब पूरे भारत का औसत निकाला गया है? हाँ, पूरे देश के अलग अलग सेंटर्स से डेटा इकट्ठा करके एवरेज निकालते हैं। ये पक्का करता है कि बेसिक पे का ढांचा पूरे देश के लिए संतुलित रहे। चलिए, दाल रोटी और दूध का लॉजिक तो एकदम क्लियर है। लेकिन मैंने सुना है इसमें कुछ खर्चे ऐसे हैं जो सच में थोड़े हैरान करते हैं। ड्राई फ्रूट्स के लिए 2,444 रुपए जोड़े गए हैं। हाँ, बिल्कुल जोड़े गए हैं। लेकिन क्या वित्त मंत्रालय से विलासिता या लग्जरी मानकर खारिज नहीं कर देगा? एक आम कर्मचारी की बेसिक सैलरी में बादाम अखरोट का खर्चा थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा? पहली नजर में ये लग्जरी लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यानी निवारक स्वास्थ्य देखभाल के नजरिए से देखें तो ये बहुत जरूरी है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मतलब बीमार होने से पहले ही सेहत सुधारना? बिल्कुल। मेडिकल साइंस बार बार कह रहा है कि कुपोषण और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से कई क्रॉनिक बीमारियां होती हैं। अगर आज सिस्टम उनके बेहतर पोषण में निवेश नहीं करेगा तो कल को क्या होगा? शायद कल को उन्हें भारी भरकम मेडिकल बिल भरने पड़ेंगे। वही तो, सीजीएचएस के तहत उन्हीं कर्मचारियों के लाखों के बिल का भुगतान तो सरकार को ही करना है ना। तो ये ड्राई फ्रूट्स लग्जरी नहीं बल्कि भविष्य के मेडिकल खर्चों को कम करने की एक रणनीति है। अरे वाह, ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर वाला पॉइंट तो बहुत ही मजबूत है। अच्छा, एक और चीज थी, टेक्नोलॉजी चार्जेस के नाम पर कुछ 3,283 रुपए जोड़े गए हैं। इसका क्या लॉजिक है? देखिए, आज के डिजिटल युग में इंटरनेट और स्मार्टफोन कोई शौक की चीज नहीं है। कोविड के बाद से तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया। हाँ, बच्चों की स्कूल फीस से लेकर बैंक के काम तक सब मोबाइल पे ही होता है। बिल्कुल, बिना घर के वाईफाई के ये सब संभव नहीं है। इसीलिए इसे बुनियादी उपयोगिता की कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा खुद को अपडेट रखने के लिए स्किल डेवलपमेंट का 25% अतिरिक्त खर्च भी जोड़ा गया है। और शायद शादी ब्याह और त्योहारों के लिए भी कुछ अलग से प्रावधान है। हाँ बिल्कुल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए रिक्रिएशन और त्योहारों के लिए 7,000 रुपए अलग से रखे गए हैं। मतलब अगर हम अनाज, फल, ड्राई फ्रूट्स, टेक्नोलॉजी, कपड़े, बिजली और वो स्किल डेवलपमेंट, इन सब को मिला दें तो टोटल कितना बनता है? इन सबको जोड़ने पर ग्रैंड टोटल बनता है 68,947 रुपए और 15 पैसे, जिसे राउंड ऑफ करके सटीक 69,000 रुपए तय किया गया है। ओहो, यही वो पूरी कैलकुलेशन है जो इस ड्राफ्ट को सिर्फ एक मांग से उठाकर एक तार्किक बात बना देती है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से साइंटिफिक आर्किटेक्चर है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे पेंशनर्स और पूर्व सैनिकों का भी है। उनके लिए इस प्रपोजल में क्या रिफॉर्म्स हैं? पेंशनर्स के लिए तो इसमें बहुत बड़े ढांचागत सुधारों की बात है। सबसे पहला और बड़ा पॉइंट है महंगाई भत्ते यानी डीए का मर्जर। डीए मर्जर मतलब वो कैसे काम करेगा? मांग ये है कि जब डीए 25% के स्तर पर पहुंच जाए तो उसे सीधे मूल वेतन यानी बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए। अच्छा, इससे तो बेस सैलरी का आकार ही बढ़ जाएगा। हाँ, और आगे के सारे कैलकुलेशंस उसी बढ़े हुए आधार पर होंगे, जिससे महंगाई की मार को समय रहते कम किया जा सकेगा। ये तो बहुत बढ़िया कदम है। और मैंने ये भी सुना कि ग्रेचुइटी को लेकर कुछ चौंकाने वाली मांग है। कुछ 25 लाख से बढ़ाकर 75 लाख करने की बात है। बिल्कुल सही सुना आपने। रिटायरमेंट के टाइम जो ग्रेचुइटी मिलती है उसकी अधिकतम सीमा को 75 लाख करने का प्रस्ताव है। 3 गुना सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन यहाँ कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन
यानी चक्रवर्ती महंगाई को समझना पड़ेगा। वो कैसे? देखिए, 25 लाख की लिमिट कई साल पहले तय हुई थी। 6 से 7% की सालाना महंगाई दर के हिसाब से आज से 10-15 साल बाद जब कोई कर्मचारी रिटायर होगा, तब उस 25 लाख की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर बहुत कम रह जाएगी। हाँ, 25 लाख में तब शायद आज के 10 लाख जितना ही सामान आए। वही तो। और 75 लाख कोई एक मुश्त बांटी जाने वाली रकम नहीं है, ये सिर्फ एक अपर लिमिट है। ये पक्का करता है कि लंबे करियर के बाद जब इंसान रिटायर हो तो उसके पास भविष्य की महंगाई से लड़ने का एक असली सुरक्षा कवच हो। ये इन्फ्लेशन वाला लॉजिक तो काफी ठोस है। अच्छा, एक और टेक्निकल शब्द बार बार सामने आता है, पेंशन कम्यूटेशन। हाँ, ये बहुत जरूरी मुद्दा है। अभी शायद इसकी रिकवरी की अवधि 15 साल होती है ना, जिसे घटाकर 11 साल करने की मांग है। इसके पीछे का क्या गणित है और 11 साल ही क्यों चुना गया? कम्यूटेशन का मैकेनिज्म समझना हर पेंशनर के लिए बहुत जरूरी है। जब कोई रिटायर होता है तो वो अपनी पेंशन का एक हिस्सा एडवांस ले लेता है। एक मुश्त रकम मिल जाती है। बिल्कुल। फिर सरकार उसकी भरपाई के लिए हर महीने पेंशन में से एक तय रकम काटती है। अब जो एक्चुअरियल साइंस का गणित है वो ये साबित करता है कि जो एडवांस लिया गया था और उस पर जो ब्याज बनता है वो पूरा पैसा लगभग 10.5 से 11 साल में सरकार के पास वापस आ जाता है। अरे, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर रिकवरी 15 साल तक चल रही है तो बचे हुए 4 साल तक पेंशनर असल में अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसा भर रहा है। यही तो सबसे बड़ा पेच है। 11 साल के बाद जो भी कटौती होती है वो तकनीकी रूप से पेंशनर का सीधा नुकसान है। वो एक सुविधा से ज्यादा एक पेनाल्टी बन जाती है। बाप रे, ये तो वाकई में गलत है। इसीलिए इस 15 साल को घटाकर 11 साल करने की मजबूत पैरवी की गई है, ताकि रिकवरी सिर्फ उतनी ही हो जितना गणित के हिसाब से जायज है। और साथ ही फौजी भाइयों के लिए ओआरओपी के विसंगतियों को दूर करने की बात भी है। ओआरओपी यानी वन रैंक वन पेंशन? हाँ, ताकि पेंशन का इक्वलाइजेशन ज्यादा पारदर्शी हो। ऐसा ना हो कि पुराने रिटायर हुए फौजी भाई नए वालों से आर्थिक रूप से पीछे छूट जाएं। ये सारे तर्क और गणित अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अब थोड़ा धरातल पर उतरते हैं। नेगोशिएशन की टेबल बहुत निर्दयी होती है। हाँ, वो तो है। क्या सरकार सच में 6.5 यूनिट के खर्चे और इन सारे रिफॉर्म्स को आसानी से मान लेगी? क्या वाकई में 69,000 की बेसिक सैलरी वास्तविकता में बदलेगी या सरकार इस पर कैंची चलाएगी? यहाँ हमें वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। सरकार का काम हमेशा अपने वित्तीय घाटे को कंट्रोल करना होता है। बहुत मुमकिन है कि सरकार इस 6.5 यूनिट के लॉजिक पर सवाल उठाए। वो क्या तर्क दे सकते? वो कह सकते हैं कि आज के दौर में पति पत्नी दोनों कमा सकते हैं या माता पिता की अपनी खुद की पेंशन हो सकती है, इसलिए सबको 5 यूनिट्स में नहीं रख सकते। मुमकिन है कि वो इसे निगोशिएट करके 4 यूनिट पे लाने की कोशिश करें। और अगर ये 5 यूनिट से गिरकर 4 यूनिट पे आता है तो जाहिर सी बात है कि उस 69,000 के आंकड़े में सीधे 20% की कटौती हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ आपको इस ड्राफ्ट की अहमियत समझनी होगी। ये जो है ना, ये एक नीम का पत्थर है। मतलब एक मजबूत शुरुआत। एकदम। अगर आप नेगोशिएशन की टेबल पर शुरुआत ही 4 यूनिट से करेंगे तो सरकार उसे घटाकर 3.5 या 3 पर ले आएगी। इसलिए अपनी मांग को ठोस डेटा और मार्केट प्राइसेस के साथ रखना जरूरी होता है। सही बात है। और देखिए, जब भी सिस्टम में बैठे लोग या सांसद अपने भत्ते बढ़ाते हैं तो वो महंगाई के एक सूचकांक को बहुत बारीकी से जोड़ते हैं। तो फिर जो वर्कफोर्स इस देश का प्रशासनिक ढांचा चला रही है और सरहदों की रक्षा कर रही है, उसे भी अपना हक पूरे लॉजिक के साथ मांगने का अधिकार है। बिल्कुल। ये सिर्फ पैसे मांगने की बात नहीं है, बल्कि उस जीवन स्तर के बराबर खड़े होने की बात है जिसकी कीमत आज का बाजार तय कर रहा है। तो कुल मिलाकर आज की इस गहरी चर्चा से एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर सामने आती है कि 8वें वेतन आयोग की ये कैलकुलेशंस कोई हवाई किले नहीं है। एकदम। ये आज के भारत की आर्थिक सच्चाई है। चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के सामने एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाला सवाल खड़ा होता है। अगर 8वें वेतन आयोग की बहसों में आज इंटरनेट का खर्च, वाईफाई और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए ड्राई फ्रूट्स एक इंसान की बुनियादी जरूरत बन गए हैं, तो जरा सोचिए आज से 10 या 15 साल बाद जब 9वां या 10वां वेतन आयोग आएगा, तब बेसिक लाइफस्टाइल की परिभाषा क्या होगी? सोचने वाली बात है। क्या तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्सक्रिप्शंस या क्लाइमेट कंट्रोल घर भी बुनियादी जरूरतों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे? क्या हमारा सिस्टम वक्त की इस तेज रफ्तार के साथ तालमेल बिठा पाएगा या हमेशा महंगाई के पीछे ही भागता रहेगा? जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।